सबको जय हिंद। और हमारे सेकंड अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली बार से कैरी ऑन करते हुए इस हफ्ते भी हम अफ़गानिस्तान की बात करेंगे, क्योंकि इस टाइम ग्लोबल सिनेरियो पर सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ वहीं हो रही हैं। तो पिछले टाइम से अब तक आई विल गो ऑन इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। जो टेक्निकल लेवल के अपडेट होते हैं, तालिबान ने शहर ले लिया, वहाँ पर अटैक हो गया, ये न्यूज़ के लिए होते हैं। लेकिन जो मेजर एक्टिविटीज़ होती हैं, अनाउंसमेंट्स होती हैं, अलाइंसेज होती हैं, इनको ज़्यादा इवेल्युएट किया जाता है, क्योंकि आने वाले टाइम को यही शेप करती हैं। तो उस रिगार्ड्स में इस टाइम इंडिया के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इंडियन लोगों के लिए सबसे बड़ा अपडेट यही है कि पिछले हफ्ते कतार में जो हमारे स्पेशल एनवॉय हैं दोहा में, मिस्टर दीपक मित्तल, उन्होंने जो यूएस का अफ़गानिस्तान का जो पॉलिटिकल ऑफिस है दोहा में, उसके हेड हैं मिस्टर शेर मोहम्मद सांकेज़ाई, उनके साथ मीटिंग करी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि आज तक इंडिया ने ना कभी तालिबान को रिकॉग्नाइज करा, ना उनसे कन्वर्सेशंस करी। इवन जब वो 96 से लेकर 2000 तक सरकार में थे, तब भी इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं करता। लेकिन अब जो ये स्टेप लिया गया है, ये एक मैच्योर डिप्लोमेसी माना जा सकता है, जिसमें कि इंडिया ने अपने दरवाजे बंद नहीं करे। लेकिन आई एम श्योर उसमें कुछ शर्तें रहेंगी कि ह्यूमन राइट्स रहेंगे, उसमें कुछ एथिकल वैल्यूज़ रहेंगी, कुछ पॉलिटिकल वैल्यूज़ रहेंगी। तो आई थिंक आने वाले टाइम में इंडिया ऐसा नहीं है कि तालिबान से बिल्कुल बात नहीं करेगा, क्योंकि तालिबान अगर डी फैक्टो सरकार है अफ़गानिस्तान में, तो हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। लेकिन वो किन शर्तों पर होगी, हम कितना पार्टिसिपेट करेंगे, किस तरह से इंगेज करेंगे, वो आने वाला टाइम बताएगा। सेकेंडली, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनल इशू से, क्योंकि हमेशा से, लेट्स से आप पिछले 20 साल देखिए या 25 साल देखिए, जब तालिबान बनाया था पाकिस्तान ने, बेनज़ीर भुट्टो की सरकार के, उनके फॉरेन मिनिस्टर होते थे नसीरुल्लाह करके, उन्होंने तालिबान को क्रिएट किया था। तब से लेकर आज तक तालिबान पाकिस्तान कंट्रोल एंटिटी माना जाता है, या एटलीस्ट सपोर्टेड तो माना ही जाता है, कंट्रोल में तो किसी के नहीं है। इस हिसाब से अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार होना पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी विक्ट्री मानी जा रही है। उसलिए अगर इंडिया यहाँ से बिल्कुल निकल जाता है और खुद बोलता है हम इनसे ना बात करेंगे ना इंगेज करेंगे, आपने एक तरह से पूरा रीजन उनको हैंड ओवर कर दिया विदाउट इवन पुटिंग अप अ फाइट, थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी दिए बिना। और अगर तो तालिबान को कौन हटा सकता है इस टाइम सरकार से? या तो फिर से कोई नेटो फोर्सेस, यूएस आए, जिसका भी कोई चांस नहीं लग रहा, या वो एक डेमोक्रेटिकली ऐसी कोई इलेक्शंस करें जिसमें तालिबान इलेक्शन हार जाएं, वो भी, उसके होने के भी कोई चांसेस नहीं है। तीसरा, जो अमरुल्लाह सलेह और अहमद मसूद जो पंजशीर वैली में अपनी रेजिस्टेंस फोर्सेस बना रहे हैं, वो पूरे तालिबान को पूरे अफ़गानिस्तान से खदेड़ दें, उसके अभी कोई चांस नहीं है। तो लेट्स से, एज जैसे कहा जाता है, तालिबान इज़ हेयर टू स्टे, वो गवर्नमेंट वही चलाएंगे। तो ऐसे में अगर इंडिया कहता है हम इनसे बात बिल्कुल ही नहीं करेंगे, हमको किसी भी बात पे इंगेज नहीं करेंगे, तो हमारे लिए डिप्लोमेटिक लॉस है। ये हमारे लिए एक गैप क्रिएट कर देना है कि एक पूरा एरिया, एक पूरा देश, जिसमें ना हमारी कोई इंगेजमेंट है, ना हमारी कोई बातचीत है, तो ये फिर वैसे हो जाएगा जैसे IC-814 हाईजैक हुआ था 1999 में। उस टाइम हमें ये भी नहीं पता था वहाँ बात किससे करें। तो इस उन चीज़ों से लेसन लेते हुए, अपनी रीजनल प्रेजेंस बनाने के लिए, अपनी शर्तों पर काम करने के लिए इंडिया ने जो स्टेप लिया है, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसकी जो वैल्यू है आने वाले टाइम में आप देखेंगे। इंडिया ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं अफ़गानिस्तान में, बड़े बड़े पार्लियामेंट बनाए हैं, डैम बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, सैकड़ों SDPs बनाए हैं, स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके तालिबान भी तारीफ़ करते हैं। तो इतनी जो डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट होती है, आप इसको कभी भी, जब भी ये पैनलिस्ट इसको इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इसकी मतलब ये नहीं है कि हमारे 3, 5, 10 बिलियन डॉलर वहाँ लग गए। बड़े देशों के लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। बात होती है डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट की। हमने वहाँ इतना टाइम दिया, इतने काउंसलेट चलाई, इतनी ट्रेनिंग चलाई, उनके लोग यहाँ स्कॉलरशिप्स पर पढ़ने आते हैं, उनके मिलिट्री ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स यहाँ ट्रेन होते हैं। ये डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट होती है, और इसका वेस्ट हो जाना, घनी सरकार के गायब हो जाने से, वो नुकसान है इंडिया का। इसीलिए पहले की जो हमारी डिप्लोमेटिक एक्विटी थी, मतलब जो हमारी वहाँ प्रेजेंस थी, वैल्यू थी, उसको थोड़ा सा यूज़ करते हुए, उसको लेवरेज करते हुए, हम तालिबान को कैसे इंगेज कर सकते हैं, अब कैसे उनसे बात कर सकते हैं, ये इंडिया के लिए एक नया चैलेंज रहेगा। बट ये जो बातचीत हमने उनसे शुरू करी है, ये अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप माना जाता है।
सेकंड मेजर अपडेट ये है कि तालिबान के एक और स्पोक्स पर्सन है अनस हकानी। तो अनस हकानी ने ये बोला एक इंटरव्यू में कि यस, हम इंडिया के साथ अच्छे पॉलिटिकल रिलेशंस चाहते हैं, और सेकंड इम्पॉर्टेंट बात कि हम कश्मीर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब ये जो चीज़ है, ये अगेन पाकिस्तान को बहुत चुभेगी, क्योंकि वो एक तरह से मानने लग गए हैं और मानते हैं कि तालिबान को हम कंट्रोल करेंगे, जैसे जो कि जिसके कम ही चांसेस हैं। लेकिन और आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले टीवी पर एक लेडी आकर, जो पीटीआई की स्पोक्स पर्सन है, वो बोल रही थी टीवी पैनल पर कि तालिबान ने बोला है हम पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर आज़ाद करा देंगे। नंबर एक तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं था, वो खुद ही जोश में आ गई थी। सेकेंडली, चाहे कोई भी अफ़गानिस्तान की सरकार रही हो, चाहे वो तालिबान हो, चाहे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो, चाहे उनके मोनार्क हो, राजा हों, आज तक किसी ने ये नहीं बोला हम पाकिस्तान के साथ मिलकर तालिबान को कश्मीर को आज़ाद करा देंगे। इसके दो तीन कारण हैं। नंबर एक, अफ़गानिस्तान को पता है कि इंडिया पाकिस्तान बड़ी फोर्सेस हैं। किसी के साथ, एक के साथ टोटली मिल जाना दूसरे को अपना दुश्मन बनाने वाली बात है। तो उन्होंने पिछले 50-70 साल में हमेशा इनको बैलेंस करने की कोशिश करी है। ना वो टोटली पाकिस्तान के अगेंस्ट जाते हैं, ना वो इंडिया के अगेंस्ट। और कश्मीर एक ऐसा इशू है जिसमें अगर उन्होंने बोल दिया हम पाकिस्तान के साथ हैं, तो इमीडिएटली तब चाहे कोई भी सरकार हो, इंडिया वहाँ से इंडिया विल नॉट लाइक इट, और उसके रिप्रिकॉशंस होंगे। सेकेंडली, मिलिटरली स्पीकिंग ऑल्सो तालिबान के पास ऐसी मैन पावर है नहीं कि वो अपनी सेना भेज दे हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए। ऐसा उनके पास, उनके 50-70 हज़ार, अभी 1 लाख हो गई होगी उनकी फाइटिंग फोर्स। तो 1 लाख फोर्स अब वो अगर इंडिया लड़ने भेज देंगे तो अफ़गानिस्तान कैसे एडमिनिस्टर करेंगे? और अगर अफ़गानिस्तान छोड़ देंगे वो पाकिस्तान के भरोसे, तो फिर वो हार जाएंगे अफ़गानिस्तान। तो इस तरह से ये कश्मीर में इंटरफेयर करने का कोई स्कोप नहीं है किसी भी लॉजिक से। तो ये डिबेट, इस बात पे कई बार बात हो चुकी, पर मिलिटरली, इकोनॉमिकली, लॉजिकली, जियोपॉलिटिकली तालिबान कश्मीर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हो सकता है वो स्टेटमेंट दे दे एक दो बार, कभी कभार, ज़्यादा से ज़्यादा, पर इट इज़ नॉट समथिंग जिससे कि इंडिया को कभी कोई थ्रेट आने वाला है। तीसरा एक मेजर अपडेट ये है, आपने देखा होगा पिछले हफ्ते काबुल के एयरपोर्ट पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, वो बॉम्ब ब्लास्ट अपने आप में कोई रैंडम टेररिस्ट अटैक नहीं माने जा रहे। इट इज़ काइंड ऑफ वो अपने आप में एक रेवोल्यूशन है, मतलब एक नया जैसे पर्दा उठता है कि ये क्या हो रहा है, उस तरह से। क्योंकि ये बॉम्ब ब्लास्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आईएसकेपी ने ली है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस। तो आईएसकेपी 2015 में बना था, और उसके काफ़ी पुराने लीडर सारे पाकिस्तानी थे, जो कुछ जेल हो गए, कुछ मारे गए, पर अधिकतर उनके पाकिस्तानी लीडर्स थे। अभी जो उनके लीडर हैं वो अरब हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ये जो एक ड्यूरेंट लाइन जो है, वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। 1893 में बनाई गई थी, ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट ड्यूरेंट ने बनाई थी, उनके नाम से है। लेकिन जो पश्तून्स हैं, वो ड्यूरेंट लाइन के दोनों तरफ हैं, और किसी भी अफ़गानिस्तान सरकार ने आज तक ड्यूरेंट लाइन को नहीं माना। तो जो ड्यूरेंट लाइन के साउथ में, तो पाकिस्तान में रहने वाले पश्तून हैं, वो 2007 में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम रखा था उन्होंने टीटीपी, जो पिछले वीडियो में बात करी थी। तो वो टीटीपी से जो टूटे हुए लोग थे, उन्होंने ये आईएसकेपी शुरू करा था, और इसका मेन रीज़न था आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। कि आईएसआईएस, आईसिस जिसको बोलते हैं, उसका एक और फैक्शन है आईएसकेपी। इनकी और तालिबान की इस्लाम को समझने की, शरिया को समझने की बहुत ही अलग अंडरस्टैंडिंग है। तालिबान जो है वो देवबंदी को मानते हैं, और जो आईएसआईएस वाले हैं वो सलाफिज़म को मानते हैं। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से आईएसकेपी अलग हो गया, और अपने आप में 5-6-8 हज़ार फाइटर इकट्ठे इन्होंने कर लिए थे। और 2015 से आज तक ये काफ़ी सैकड़ों टेररिस्ट अटैक, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में, कैरी आउट कर चुके हैं। इस साल भी रादर आपने सुना होगा, जब काबुल में गुरुद्वारे पर अटैक हुआ था, फिर काबुल में स्कूल पर अटैक हुआ था जिसमें तकरीबन 100 लोग मारे गए थे, और अधिकतर बच्चे थे। तो ये बच्चे अधिकतर शिया, हज़ारा, इस कम्युनिटी के हैं, और इन्हीं को ये टारगेट करते हैं। तो जो एयरपोर्ट पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, सॉरी, उसके दोहा एग्रीमेंट में जो पिछले साल फरवरी 2020 में हुआ था, उसमें तालिबान से अमेरिका ने बहुतों में दो मेन शर्तें मनवाई थी। उनमें से एक थी कि तालिबान अमेरिकन फोर्सेस पर अटैक नहीं करेगा, और सेकेंडली तालिबान अफ़गानिस्तान की धरती पर किसी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जगह या सपोर्ट नहीं देगा। अब वो ये बात कितनी रखेंगे तो आने वाला टाइम बताएगा।
लेकिन अभी अमेरिकन फोर्सेस पूरी निकली भी नहीं थी कि एयरपोर्ट पर ये जो अटैक हुआ है आईएसकेपी से, ये दो चीज़ें प्रूव करता है। नंबर एक, तालिबान के कंट्रोल में सब कुछ नहीं है, कितने भी प्रोमिसेस कर लें, लेकिन रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, अहमद मसूद की, आईएसकेपी है और छोटे मोटे फैक्शंस हैं, इनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो अब अफ़गानिस्तान को सिक्योर रखना इनके कंट्रोल से बाहर है। और सेकेंडली सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे ये अटैक हुआ, पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तान सरकार, इवन तालिबान, उन्होंने अपने आप को एज अ विक्टिम प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। आप देखेंगे इवन अमेरिकन नैरेटिव में ये बात थोड़ी आनी शुरू हो गई थी। इसका कारण क्या है? जो सारी दुनिया एकदम तालिबान पे फोकस हो गई थी कि कैसे ये हो सकता है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इतने ब्रूटल हैं, इनको मतलब ये सबकी ज़िंदगी अभी मुश्किल होने वाली है, और इन्होंने कैसे एक सरकार ले ली, अमेरिका पर ब्लेम जा रहा था। लेकिन जैसे ये अटैक हुआ, एकदम नैरेटिव बदलना जिसको बोलते हैं, वो इस तरह से बोलने लगे कि तालिबान तो अच्छे लोग हैं, ये सरकार बना रहे हैं, ये ठीक लोग हैं, इनको आईएसकेपी वाले इन पर अटैक कर रहे हैं। तो अगर आईएसआई और आईएसआई आईएसकेपी को भी सपोर्ट करता है, अगर उन्होंने आईएसआई और आईएसकेपी ने अटैक करवाया हो जस्ट टू बिल्ड दिस नैरेटिव, तो ये बहुत सरप्राइजिंग नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे मतलब वो 3-4 दशकों से पाकिस्तान ऐसे अटैक करवाता आ रहा है देशों में, तो उनके लिए 100-200-400 लोगों का मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका के लिए ये थोड़ा और शॉकिंग था, क्योंकि इस अटैक में उनके सोल्जर्स भी मारे गए। तो जो थोड़ा सा भी इम्प्रेशन था अमेरिका का, वो पूरी दुनिया के आगे ख़त्म हो चुका है कि ना ही वो 20 साल में देश मैनेज कर पाए, ठीक कर पाए, ना ही वो अलकायदा ख़त्म कर पाए, ना वो तालिबान ख़त्म कर पाए, ना वो अपनी फोर्सेस को ठीक से इवैक्यूएट कर पाए, ना वो जाते हुए देश को ठीक से छोड़ पाए, और इवन अ स्मॉल थिंग लाइक इवैक्यूएशन ऑफ योर ओन पीपल, जो कि इंडिया इतनी एफिशिएंटली कर पाया है, वो भी नहीं कर पाए। तो ले देकर जितने अमेरिका के अलाइज हैं, दोस्त हैं इस दुनिया में, इंडिया इंक्लूडेड, क्योंकि इंडिया क्वाड का हिस्सा है। क्वाड है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ये इंडो पैसिफिक की तरफ फोकस्ड है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। पर वो सब एक तरह से, अगर आपका दोस्त इस तरह का निकले, आप एक बार तो उससे भी पूछोगे या सोचोगे कि मैं इस पर कैसे भरोसा करूँ। और लास्ट एक फाइनल अपडेट ये है कि जो वर्ल्ड बैंक और अमेरिका और आईएमएफ वगैरह हैं, इन्होंने अफ़गानिस्तान सरकार के $9.5 बिलियन जो फॉरेन अकाउंट्स में पड़े थे, वो ब्लॉक कर दिए। तो किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो तालिबान हो, कोई हो, बिना पैसे के सरकार चलाना बहुत मुश्किल है। तो दिस इज़ बिकमिंग, ये उनके लिए बहुत ही जल्दी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। हाँ, उनको थोड़ी ग्रांट्स आ सकती हैं कतर से, चाइना से, लेकिन उससे देश नहीं चल सकता ज़्यादा देर। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा रिकॉग्निशन और वैलिडेशन का। तो जिस दिन, तो इसका कनेक्ट ऐसे है, जिस दिन एक्चुअली ये पैसा रिलीज़ होगा, इसका मतलब है अमेरिका ने, आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने तालिबान को एज अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर दिया है। अभी तक उन्होंने सिर्फ इसका 0.1% एक्सेस करने की परमिशन दी है कि आप थोड़ा पैसा निकाल लीजिए देश चलाने के लिए, पर मेजर पैसा अभी भी ब्लॉक्ड है। तो ये मेजर अपडेट्स हैं। बाकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, आपस में देश आपस में बात कर रहे हैं। इसमें लीड लिया है चाइना, ईरान, रशिया, पाकिस्तान ने, जो तालिबान को काफ़ी इंगेज कर रहे हैं। बाकी दुनिया वेट एंड वॉच पॉलिसी पर है। तो आने वाले टाइम बताएगा कि ये डेवलपमेंट्स कैसे आगे बढ़ेगी बात। पिछली बार मैंने आपको बोला था, हम अफ़गानिस्तान हिस्ट्री की बात कर रहे थे, और फिर से मैं इस बार बोलूँगा कि जब भी हम अफ़गानिस्तान के बारे में बात करते हैं, हम जनरली उसको बड़ा ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं कि अफ़गानिस्तान इज़ ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स, की वहाँ पहले ब्रिटिश को हराया उन्होंने, 1st और 2nd 3rd एंग्लो वॉर्स जो हुए थे, फिर उसके बाद अमेरिका रशियंस को हरा दिया, फिर अमेरिकन को हरा दिया। तो एक तरह का ओवर सिंप्लीफिकेशन है। दूसरा, हम बोल देते हैं तालिबान पाकिस्तान के साथ है, वो टेररिस्ट है। अगेन, जो हमें समझने की ज़रूरत है हम सबको, कि अफ़गानिस्तान यहाँ कैसे पहुँचा। और ये लेसन है जो, अगर आप जियो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं और इंटरेस्ट रखते हैं, चीज़ें सिर्फ डेट्स और टाइम और लोगों के लिए नहीं पढ़ी जाती, चीज़ें इसलिए पढ़ी जाती हैं हम उनसे क्या सबक सीख सकते हैं, ताकि कोई और देश इस सिचुएशन तक ना पहुँचे। 1973 तक अफ़गानिस्तान एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और मॉडर्न देश था। 1933 से 73 तक अफ़गानिस्तान के राजा होते थे, ज़ाहिर शाह, जो बहुत ही एक मॉडर्न विचारों के मोनार्क थे, किंग थे, जो चाहते थे कि अफ़गानिस्तान एक नया देश बने, यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी हो, मॉडर्न एजुकेशन हो, सो मच सो
कि जो काबुल था वो दुनिया के काफ़ी डेवलप्ड देशों की तरह दिखने लग गया था। ये 70s का टाइम है जब हिप्पीज़ होते थे, तो हिप्पी ट्रेल होती थी जहाँ पे ये लोग ट्रैवल करते थे, यूरोप से लेकर इंडिया आना और यहाँ से नेपाल जाना और फिर साउथ ईस्ट एशिया भी जाना। उसमें उस टाइम बिना किसी डर के हिप्पीज़ अफ़गानिस्तान में आते थे, रहते थे, अपना पार्टी करना, रहना। इवन बहुत सारे वेस्टर्नर्स काबुल में सेटल्ड थे, वो वहाँ रहते थे। तो देश, मतलब ये सिर्फ हिप्पीज़ का होना एक पैरामीटर नहीं है देश की मॉडर्निटी को जज करना या उसकी प्रोग्रेस को, पर इट इज़ जस्ट टू ब्रिंग आउट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अभी कोई आम आदमी अफ़गानिस्तान में नहीं घुसेगा, उस टाइम लोग फ्रीली घूमते थे और मॉडर्न एजुकेशन थी। तो जो ये किंग ज़ाहिर शाह थे, इन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट मूव करा था कि ये समझते थे मैं जियोपॉलिटिकली अच्छे से सिचुएटेड हूँ और ये कोल्ड वॉर का ईरा है जो जिसमें एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ रशिया। तो उन्होंने बजाय कि एक साइड लेने के, उन्होंने दोनों को काउंटर बैलेंस करा। उन्होंने अमेरिकन को इंगेज करा कि आप यहाँ एजुकेशन लाई, तो अफ़गान स्कूल्स में, कॉलेजेस में अमेरिकन एजुकेशन आई। और उन्होंने रशिया को ऐसे बैलेंस करा कि हम अपने सारे फौजी, स्पेशली मिलिट्री ऑफिसर आपके पास ट्रेन होने भेजेंगे और सिर्फ आपका हार्डवेयर और मिलिट्री वेयर, आपके हथियार वगैरह लेंगे। तो ये काउंटर बैलेंसिंग अपने आप में बहुत अच्छी अप्रोच थी। और इस सारी मॉडर्नाइजेशन की जिम्मेदारी उन्होंने दी थी उन्हीं का एक नेफ्यू था, रॉयल फैमिली का हिस्सा, दाऊद खान को। तो जो दाऊद खान थे वो कभी डिफेंस मिनिस्टर भी थे, इंटीरियर मिनिस्टर थे, आर्मी कमांडर थे, एम्बेसडर थे, बहुत प्रोफाइल हैंडल करे थे और वो इस मॉडर्नाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल उनको बनाया गया था। लेकिन क्या हुआ कि इस काउंटर बैलेंसिंग के चक्कर में जो अफ़गान सोसाइटी थी, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ जैसे थे वैसे ही थे, अर्बन एरियाज़ में सोसाइटी स्पेशली काबुल में 3 हिस्सों में बट गई। एक जो रशिया से पढ़कर ट्रेन होकर मिलिट्री ऑफिसर्स थे, ब्यूरोक्रेट्स थे थोड़े, तो कम्युनिस्ट ब्लॉक बनना एक शुरू हो गया। सेकंड, जो अमेरिकन एजुकेटेड लिबरल्स थे, फ्री माइंड थिंकर्स थे, ये वो उनकी एक अलग सेक्शन बन गया। और तीसरा था जो इस्लामिक हार्डलाइनर्स थे, जो एक स्पेशल एजुकेशन गेन कर रहे थे, जो कि इजिप्ट से आई थी। उनके उनके स्कूल वहाँ चलते थे। तो जैसे जैसे ये सेक्शंस बढ़ते गए, आपस में थोड़ा दंगाबाजी, स्ट्राइक, प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो गया। और 1973 में किंग ज़ाहिर शाह इटली में अपना इलाज कराने गए हुए थे और पीछे से दाऊद खान ने कू कर दिया, मतलब कि सत्ता हथिया ली। अब 73 इसीलिए वो चेक मार्क है, 73 वो पॉइंट है जहाँ से अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री बदली थी। तो हर वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, थोड़े थोड़े 5-5, 10-10 साल की, ताकि आप अफ़गानिस्तान को अच्छे से समझ सकें। तो दाऊद खान जैसे ही उन्होंने सत्ता ली, उन्होंने रादर कम्युनिस्ट की मदद से सत्ता ली थी और कम्युनिस्ट के ही वो अगेंस्ट हो गए। तो आने वाले टाइम में वो बहुत ही, जिस तरह से वो सरकार चलाते गए, एक स्टेज आई 77-78 तक कि उन्होंने तीनों सेक्शंस को नाराज़ कर दिया। उन्होंने कम्युनिस्ट को नाराज़ कर दिया क्योंकि वो थोड़ा वेस्ट की तरफ झुकाव हो गया था और वो कम्युनिस्ट के अगेंस्ट बोलने लग गए थे। उन्होंने इस्लामिक रेडिकल्स को नाराज़ कर दिया क्योंकि वो देश को अभी भी मॉडर्न बनाना चाह रहे थे। और इस तरह से उन्होंने लिबरल्स को भी नाराज़ कर दिया, ये दिखा, इस कारण से कि वो खुद इतने ग्रीडी थे, पार हंग्री थे, कंट्रोल चाहते थे। तो उस चक्कर में अपने आप को और मजबूत करने के लिए 1970 में उन्होंने अपनी एक पार्टी लॉन्च कर दी और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया कि वन पार्टी रूल रहेगा। उनकी पार्टी थी रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान। और उन्होंने सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। और इस कारण से जब बाकी कम्युनिस्ट थे, बाकी लोग थे, उन्होंने उनके अगेंस्ट कू लॉन्च फिर कर दिया। और 78 में कम्युनिस्ट के द्वारा किया कू में दाऊद खान अपने पूरे परिवार के साथ मारे गए रॉयल पैलेस में। और उस टाइम जो 3 लोग कू लीड कर रहे थे, वो उनके जो मेन कम्युनिस्ट के थे, वो थे, एक थे हफीज़ुल्ला अमीन, एक थे नूर मोहम्मद तराकी और तीसरे थे बरबक कमाल। दाऊद खान के जाने के बाद ये तीनों लाइन में एक एक बार प्रेसिडेंट बने थे और तीनों की नहीं चली। उस 79 के बाद की डिस्कशन हम फिर कभी करेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब दाऊद खान मारे गए थे 78 में, एक्चुअली 2008 में उनकी बॉडी रिकॉग्नाइज करी गई थी एक मास ग्रेव में, जिसमें उनके डेंटल रिकॉर्ड्स और उनके हाथ में एक कुरान थी, गोल्डन कुरान, जो उनको किंग ऑफ सऊदी अरेबिया ने गिफ्ट दी थी। और तब जाके 2009 में उनको स्टेट फ्यूनरल मिला।
तो 70s का जो दशक था वो अफ़गानिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था, क्योंकि वो मोनार्की 2020-25 साल से जो चल रही थी मोनार्की, वो ख़त्म हुई, एक डेमोक्रेसी आई। लेकिन वो डेमोक्रेसी टर्न्ड इनटू ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ। दो कू हुए और फाइनली रशियंस को मौका मिला अफ़गानिस्तान को इन्वेड करने का, क्योंकि दाऊद खान के बाद जो प्रेसिडेंट बने थे तराकी, उनका जो सेकंड इन कमांड था अमीन, वो जब जैसे जैसे पावर शिफ्ट करके, जिस पे हम डिटेल में बात करेंगे, जैसे पावर शिफ्ट होती गई तो रशिया को दिखता गया कि अगर हमने यहाँ कंट्रोल नहीं किया तो हमारे हाथ से अफ़गानिस्तान निकल जाएगा। तो इसी कारण से रशियंस एंटर करे, और रशिया से एंटर करने से रशिया के जाने तक का अगले किसी वीडियो में पक्का डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।